गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमें टॉपिक है, दो फोर्सेस हमें पढ़ने हैं। एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स। पहले हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर आएंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। ठीक है बेटा, सबसे पहले अगर आप लोगों को पता है, एक एटम में एक सेंट्रल कोर होता है। इस कोर को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो किस्मों के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो बाहर घूमते हैं। ठीक है बेटा, हमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं है, हमें सिर्फ न्यूक्लियस के साथ है। न्यूक्लियस में बेटा आप अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन 612, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब है कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा बराबर, याद रखना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हो गया 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इसमें 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स, याद रखना बेटा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग अगर कार्बन 614 लेंगे, आइसोटोप कार्बन का है, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स है बेटा? 6 प्रोटॉन्स है। लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 14 माइनस 6 हो गए 8 न्यूट्रॉन्स। अगर आप लोग कार्बन 612 आइसोटोप लोगे तो उसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है। लेकिन अगर कार्बन लोगे 614 आइसोटोप ऑफ कार्बन, इसमें 6 प्रोटॉन्स है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा, और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स। एक और चीज आप लोगों को बताता है, प्रोटॉन जो है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन जो है बेटा इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है इसका। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूं, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर है, जिसको बोलते हैं 1 फर्मी, FERMI। इसको पढ़ते हैं बेटा 1 फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये जो 10⁻⁻15 मीटर का मतलब हो गया 1 और डिवाइड करना है कितने जीरो से? 15 जीरो से। तो न्यूक्लियस का साइज तो 10⁻⁻15 मीटर है, ये तो दिखाई नहीं देता है नेकड आई से। अगर ये डॉट मैंने डाल दिया डॉट, इसका साइज तो इससे काफी बड़ा है, न्यूक्लियस से इस डॉट का साइज बड़ा है। आपको समझाने के लिए मैंने ये बड़ा बना दिया, लेकिन इसका एक्चुअल साइज कितना है बेटा? 10⁻⁻15। अब इसी न्यूक्लियस में यहां पर मैं बनाता हूं, मान लीजिए अगर हमने यही कार्बन का न्यूक्लियस आप लोगों को समझाने के लिए बना दिया,
जिसमें कितने प्रोटॉन्स है? 6 प्रोटॉन्स है। ये भी प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6। और कितने न्यूट्रॉन है? न्यूट्रॉन तो 0, इसमें मैंने चार्ज नहीं रखा। 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसका साइज तो मैंने आप लोगों को बता दिया। न्यूक्लियस का साइज तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका कोई भी जो नहीं, न्यूक्लियस का साइज जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, सॉरी 10⁻⁻15 मीटर। इस छोटे से जो नेकड ऐसे भी इसका साइज दिखाई नहीं देता है, इसके बावजूद भी 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स बंधे रहते हैं। प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव है, इस प्रोटॉन का चार्ज भी पॉजिटिव है। ये तो रिपल करने चाहिए, लेकिन रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद भी कोई खतरनाक फोर्स है जो इन चार्जेस को, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बंधे हुए रखता है न्यूक्लियस के अंदर। समझाया? चार्ज होने के बावजूद भी, तो इसका मतलब चार्ज से इसको कोई असर नहीं पड़ता है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स विच binds protons and neutrons together in the nucleus is called strong nuclear force. What is strong nuclear force? बेटा पॉइंट हर कोई सीख लीजिए। What is strong nuclear force? The force with which protons and neutrons are bound together in the nucleus is called strong nuclear force. बेटा प्रोटॉन्स में चार्ज पॉजिटिव होता है, ये रिपल्शन करने चाहिए। न्यूक्लियस तो टूटना चाहिए क्योंकि इसमें रिपल्सिव फोर्स होता है। लेकिन रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद भी इनमें से एक ऐसा खतरनाक फोर्स है जो लाइक चार्जेस को भी बांधे हुए रखता है, वरना लाइक चार्जेस तो रिपल करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन कहलाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है द फोर्स which binds the protons and neutrons together in the nucleus is called strong nuclear force. ठीक है बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 3 किस्मों का होता है। एक होता है प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स होता है, एक पीपी फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगा ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसको बोलते हैं पीपी फोर्स। एक फोर्स होता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और थर्ड फोर्स जो होता है बेटा, वो होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में, ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। मतलब के मेरे कहने का मतलब है ऐसा फोर्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधे हुए रखता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स। एक पीपी फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोर्स। याद रखा बेटा यहां तक? शाबाश। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है। देखो बेटा प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, शाबाश। फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, it is the strongest force in nature. It is the strongest force in nature. इसके जैसा स्ट्रांग कोई भी फोर्स नहीं है। ये तीनों फोर्सेस से स्ट्रांग है, ये सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। इट इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है बेटा? पहली प्रॉपर्टी, इट इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर, ये हर किसी फोर्स से स्ट्रांग है। सेकंड, इट इज 10⁻³
38 times. It is 10 raised power 38 times stronger than gravitational force. Gravitational force से कितने टाइम स्ट्रांग है? 10 raised power 38 times. 10 raised power 13 times stronger than weak nuclear force. वीक न्यूक्लियर फोर्स से कितना स्ट्रांग है बेटा? 10 raised power 13 टाइम्स. इतना खतरनाक फोर्स है. और 10 raised power 2 टाइम्स स्ट्रांगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. शाबाश बेटा. दूसरी प्रॉपर्टी है, इट इज 10 raised power 38 टाइम्स स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. 10 raised power 13 times stronger than weak nuclear force. 10 raised power 2 times stronger than electromagnetic force. याद रखिए बेटा. थर्ड प्रॉपर्टी है, it is charge independent force. It is charge independent. इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स. ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता है. चाहे चार्ज इनका है, न्यूट्रॉन्स का नहीं है, प्रोटॉन्स का है, तब भी ये फोर्स है इनके बीच में. ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है. कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स. चार्ज ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है. चार्ज हो या ना हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का. याद रखना. फोर्थ, ये ओबे नहीं करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ. इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ ये ओबे नहीं करता है. हो सकता है कुछ और रिलेशन इसकी होगी, लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ ये ओबे नहीं करता. इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने समझाया हुआ है पहले. अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5th, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स. इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स. ये लॉन्ग रेंज नहीं है. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स था, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स. ठीक है बेटा. ये ऑपरेट करता है अप टू डिस्टेंसेस 10 raised power -15 मीटर. इट ऑपरेट्स अप टू 10 raised power -15 मीटर. ये यहां तक ऑपरेट करता है. इसका मतलब हो गया, वो 10 raised power -15 मीटर का मतलब हो गया 1 फर्मी तक ये काम करता है. अगर दो पार्टिकल्स, दो प्रोटॉन्स या दो न्यूट्रॉन्स के बीच में, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, इफ डिस्टेंस बिटवीन, न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. ठीक है बेटा. न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. अगर दो न्यूक्लियॉन्स, चाहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 0.5 फर्मी, आधी, इससे आधी डिस्टेंस हो जाएगी, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स रिपल्सिव. याद रखना बेटा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है. ये ऑपरेट होता है सिर्फ कितनी डिस्टेंस तक? 10 raised power -15 मीटर. जब तक प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी? 10 raised power -15 मीटर या 1 फर्मी. तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होगा. ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा. लेकिन अगर ये डिस्टेंस कम की जाए,
0.5 फर्मी बनाई जाए, ये डिस्टेंस इन दो के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो ये फोर्स रिपल्सिव बनता है, फिर अट्रैक्टिव नहीं रहता है। ये क्या बनता है बेटा? रिपल्सिव। कब? जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जब दो प्रोटॉन्स के बीच में, दो न्यूट्रॉन्स के बीच में, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कितनी कम की जाए? 0.5 फर्मी, तो द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स कितनी डिस्टेंस तक रहता है? 10⁻⁻15 मीटर तक। अच्छा, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5th। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 6th। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6th होती है बेटा, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, तो हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हो गया। इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स नहीं है। सेंट्रल फोर्स मैंने बताया हुआ है, सेंट्रल फोर्स वो होता है जो जब डिस्टेंस कैलकुलेट की जाए बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा। इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, डिस्टेंस यहां पर कैलकुलेट नहीं की जाती है फ्रॉम द सेंटर्स। 7th, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इट इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। कंजर्वेटिव भी मैंने बताया, जो डिस्टेंस, जो पोजीशन पर डिपेंड करे ना कि पाथ पर, उसको बोलते थे कंजर्वेटिव। जो पाथ पर डिपेंड करे ना कि पोजीशन पर, उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। इट इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है बेटा, याद रखना। 8th, देखो बेटा, ये प्रोटॉन प्रोटॉन, मान लीजिए प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के, ये एक्सचेंज करते रहते हैं फील्ड पार्टिकल्स। क्या करते रहते हैं? द फील्ड पार्टिकल्स इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड पाई मेसॉन्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स इनको बोलते हैं पाई मेसॉन्स, पाई मेसॉन्स। इसका मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर आपस में फील्ड पार्टिकल्स एक्सचेंज करते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? पाई मेसॉन्स। यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी आपस में क्या करते रहते हैं? एक्सचेंज, पाई मेसॉन्स। याद रखा बेटा, द फील्ड पार्टिकल्स इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड पाई मेसॉन्स। ये प्रॉपर्टीज है, फिर से आप लोगों को प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा हूं। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है बेटा। इट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। याद रखना बेटा, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये ओबे नहीं करता है। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, इट ऑपरेट्स अप टू 10⁻⁻15 meters only. If the distance between the two protons or two neutrons या two nucleons is reduced to 0.5 Fermi, the strong nuclear force becomes repulsive force. It is not a central force, it is not a conservative force. The field particles in case of strong nuclear force are called pi mesons. याद रखा बेटा, ये हो गई प्रॉपर्टीज। इसके बाद है लास्ट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इधर देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स लास्ट फोर्स है जो हमें पढ़ना है। अब देखो बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स को मैं फिर से समझा रहा हूं। ये अगर ये एक न्यूक्लियस है,
ठीक है बेटा। इस न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी में आप लोगों को पता है रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होती है, सर्टेन इनविजिबल रेडिएशंस निकलती है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकलती है। रेडिएशंस कौन कौन सी होती है, अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स, ये निकलते रहते हैं। अच्छा, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसका कंसेप्ट समझाया है बेटा पाइली ने। कब? ड्यूरिंग बीटा डिके में समझाऊंगा बीटा डिके क्या होता है, ठीक है बेटा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो होता है, या कोई भी न्यूक्लियस ले लीजिए जिसमें उसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। जो न्यूक्लियस में रहने वाली चीजें होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो न्यूक्लियस में बैठ सके। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में उतनी एनर्जी है जो कि न्यूक्लियस में बैठ सके, इलेक्ट्रॉन में उतनी एनर्जी नहीं होती है जो कि न्यूक्लियस में बैठ सके। अच्छा, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के दौरान क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ऐसे लिखा जाता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, मास 1 लिखा जाता है। ये न्यूट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन है। कभी कभी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन टूट जाता है। ये न्यूट्रॉन की बेटा, अगर ये प्रोटॉन लिखेंगे, ये न्यूट्रॉन लिखेंगे, न्यूट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चार्ज न्यूट्रॉन का 0 है, मास 1 है। कभी कभी क्या होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट होता है, टूट जाता है। कौन? न्यूट्रॉन। किस में टूट जाता है? ये टूट जाता है बेटा एक प्रोटॉन में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, जिसका चार्ज -1 है, मास 0 लिया जाता है क्योंकि मास इसका अप्रोक्सीमेटली वेरी स्मॉल होता है। -1 चार्ज है इसका, मास 0 लिया जाता है। और ये न्यूट्रॉन जब इसके अंदर टूट गया, जैसे इसमें टूट गया न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, शाबाश बेटा। किस में टूट गया न्यूक्लियस के अंदर? ये एक प्रोटॉन में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, ये दिखाया मैंने। साथ में निकलती है एक और पार्टिकल, एनर्जी है बेसिकली, वो उसको बोलते हैं बेटा, ऐसे लिखना होता है, ये ऐसे ये ऐसे, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू, ऐसे न्यू लिखना है, लेकिन उसके ऊपर बार, ऐसे। ये एनर्जी पार्टिकल है, इसको बोलते हैं बेटा, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंटी न्यूट्रिनो। अगर बार के बगैर लिखोगे तो ये इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं बेटा? ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और साथ में क्या निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो। ये एनर्जी पार्टिकल है। अब साथ में निकल गया एंटी न्यूट्रिनो,
न्यूक्लियस के अंदर कौन से दो पार्टिकल्स रह सकते हैं? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ये वाले दो जो पार्टिकल्स है बेटा, ये न्यूक्लियस में नहीं रह सकते हैं, इसलिए न्यूक्लियस के बाहर आ जाते हैं। कौन कौन? एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये आ गए बाहर। ये जो न्यूक्लियस से बाहर आना इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड बीटा डिके। न्यूक्लियस से बाहर एक इलेक्ट्रॉन आना, इस न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन कम होना, उसको बोलते हैं बेटा बीटा डिके। क्या बोलते हैं? बीटा डिके। इलेक्ट्रॉन एक बाहर आ गया, साथ में इसके साथ एनर्जी आ गई। अब ये इन दो के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनको बहुत ही कम लाइफ स्पैन होता है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the electron and the anti-neutrino which is emitted from the nucleus is called weak nuclear force। इनके बीच में बेटा जो फोर्स है, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो एक एनर्जी पार्टिकल है, इसमें सिर्फ एनर्जी है। तो इन दो के बीच में जो फोर्स है, दैट फोर्स वी कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। द वीक न्यूक्लियर फोर्स तभी एग्जिस्ट करता है ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के दौरान बीटा डिके। बीटा डिके का मतलब है न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन का टूटना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, साथ में एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह पाता है और ये आ जाता है बाहर विद सम एनर्जी। That energy we called as antineutrino and the electron emitted from the nucleus is called beta decay। याद रखना, जो ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैविंग शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका, और इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद रखा बेटा। ये रिएक्शन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक प्रोटॉन टूट जाता है। प्रोटॉन किस में टूट जाता है? एक न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन के बजाय टूट जाता है पॉजिट्रॉन में, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। POSITRON। पॉजिट्रॉन मीन्स एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिट्रॉन शाबाश बेटा पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन इस वक्त साथ में निकलती है न्यूट्रिनो, ये भी एनर्जी है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं बेटा न्यूट्रिनो। इस वक्त पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में भी जो एनर्जी है, जो फोर्स है, उसको भी बेटा बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद रखा। आप लोग दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन याद रखिए। जैसे ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने याद रखी, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट वी कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो बेटा प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, इट इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कितना स्ट्रॉन्गर है? 10⁻25 टाइम्स। ठीक है। पहले नंबर पर स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबसे वीक है, उसके ऊपर वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, इट इज 10 raised power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखा बेटा। सेकंड, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये और भी पार्टिकल्स में देखा गया है जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन है। वीक न्यूक्लियर फोर्स आल्सो एग्जिस्ट्स बिटवीन, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। ये हर स्टडीज में आप लोग पढ़ोगे, जैसे बिटवीन मेजान्स एंड मेजान्स, मेजान और मेजान के बीच में, मेजान्स और मेजान्स के बीच में क्या होता है बेटा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, मेजान्स और मेजान्स में क्या होता है, कौन सा फोर्स होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसी तरीके से और एक लेप्टॉन्स भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, उनके बीच में भी कौन सा फोर्स होता है बेटा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। चाहे मेजान्स और मेजान्स के बीच में, लेप्टॉन्स और लेप्टॉन्स के बीच में, इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है बेटा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। थर्ड, जो बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसमें फील्ड पार्टिकल्स, द फील्ड पार्टिकल्स इन केस ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स आर, उनको बोलते हैं वेक्टर बोसॉन्स। वेक्टर बोसॉन्स ये हायर स्टडीज में आप लोग पढ़ोगे, यहां पर सिर्फ याद रखना है, 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है, वेक्टर बोसॉन्स। ठीक है बेटा। ये 3 प्रॉपर्टीज अभी तक नोन है, बाकी प्रॉपर्टीज जो है स्टिल दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। स्टिल अदर प्रॉपर्टीज आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। बेटा जितनी भी बाकी प्रॉपर्टीज है, चाहे सेंट्रल फोर्स, चाहे इनवर्स स्क्वायर लॉ, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स, और एक प्रॉपर्टी है और दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। ये भी शॉर्ट रेंज होता है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स और ये ऑपरेट होता है अप टू डिस्टेंसेस 10 raised power -16 मीटर तक। न्यूक्लियस से थोड़ा सा साइज कम है, वहां तक ये ऑपरेट करता है। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, इट ऑपरेट्स अप टू द डिस्टेंसेस 10 raised power -16 मीटर। ये 4 प्रॉपर्टीज अभी तक तो नोन है, लेकिन जितनी भी बाकी प्रॉपर्टीज है दे आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, उन पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स किस किस के बीच में होता है? ड्यूरिंग बीटा डिके, जब एक न्यूट्रॉन टूट जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर जब आता है, साथ में एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। इस इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स है, दैट फोर्स वी कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है बेटा? इट इज 10 raised power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका नंबर तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है बेटा। ये सिर्फ किससे स्ट्रॉन्ग है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट ऑल्सो एग्जिस्ट्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑल्सो एग्जिस्ट्स बिटवीन मेसॉन्स एंड मेसॉन्स, लेप्टॉन्स एंड लेप्टॉन्स। फील्ड पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स में, उनको बोलते हैं वेक्टर बोसॉन्स। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोसॉन्स। और इनका ऑर्डर भी शॉर्ट रेंज होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। ये कहां तक ऑपरेट करते हैं? 10 raised power -16 मीटर से तक ही। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ा कम रेंज होता है इसका, 10 raised power -16 मीटर। ये हो गए बेसिक फोर्सेस इन नेचर और उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी एग्जांपल्स, सब मैंने आप लोगों को बता दिया। सिर्फ आप लोगों को ये याद करने हैं, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। थैंक यू।